हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मॉडल क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2। पार्ट 1 आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आपको पता है कि पूरे 70 क्वेश्चन आने वाले हैं जो एनसीएल के एग्जाम में। तो 70 क्वेश्चन का ये मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाया गया है, जो कुछ क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है और कुछ उसके बेस्ड पे क्वेश्चन बनाया गया है, जो जिसके चांसेस है क्वेश्चन आ सकता है। तो पार्ट 1 आप लोगों ने देखा, काफी अच्छा रिस्पांस किया, आप लोगों ने लाइक भी किए, काफी स्टूडेंट लाइक किए, कमेंट्स भी किए, तो अच्छा लगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। और फ्रेंड्स, आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट के साथ एनसीएल का बैच ज्वाइन करना हो, जिसमें बेसिक कंसेप्ट से 0 लेवल से पढ़ाया जा रहा है, तो आप हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप जो है वहाँ डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। वहाँ ज्वाइन करके कोर्स बहुत नॉमिनल अमाउंट है, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब कुछ भी क्वेरी हो तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। पार्ट 1 में आपको 19 नंबर क्वेश्चन जो है ये पढ़ाया गया था, जो जिसमें बाय मिस्टेक गलती से ऑप्शन जो है सी को क्लिक किया था, जो सी रॉन्ग आंसर है। ये सॉल्व ये नहीं कर पाया था, तो इसलिए थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। तो इसको आप लोग ठीक करेंगे। इसका आंसर होगा राइट आंसर डी, 9 kg अपॉन 3k प्लस जी। ठीक है, 9 kg अपॉन 3k प्लस जी। तो इसके लिए सॉरी रहेगा, कभी कभार हो जाता है पढ़ाते टाइम इस टाइप से, बाकी राइट है। तो अब चलते हैं पार्ट 2 में, जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे, यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 33। ओके, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट अ फाउंड्री टूल। इसमें से कौन सा ऐसा है ऑप्शन में जो फाउंड्री टूल नहीं है। ओके, तो रीडल जो है ये फाउंड्री टूल है, स्लिक भी फाउंड्री टूल है और ट्रॉयल भी फाउंड्री टूल है। तो फाउंड्री टूल जो नहीं है वो है अर्बर। अर्बर होता क्या है? अर्बर एक टाइप का शाफ्ट होता है जिसके ऊपर मशीन टूल माउंट होता है। क्या होता है? जिसके ऊपर मशीन टूल माउंट करते हैं, यानी लगाते हैं उस पे मशीन टूल। ठीक है, वो मिलिंग मशीन में यूज होता है। एग्जाम्पल है मिलिंग मशीन। ठीक है, मिलिंग मशीन में जहाँ पे ये मशीन टूल लगता है, जहाँ पे उसी को अर्बर बोलते हैं। उसी वो अर्बर एक साफ टाइप का ही होता है, उसमें टूल लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्शन वेल्डिंग इज अ। प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या है? ठीक है, तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग का जब भी क्वेश्चन आता है, एक बार ये समझ लीजिए कि ये प्रोजेक्शन वेल्डिंग जो है ये एक टाइप का रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आता है। ये जब क्वेश्चन जब भी आता है तो ये दो ऑप्शन आता है, मल्टी स्पॉट वेल्डिंग और कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग। तो इसमें स्टूडेंट जो है बहुत कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग जो होता है वो होता है मल्टी स्पॉट वेल्डिंग, राइट ऑप्शन ये होगा। और कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग जो होता है उसको बोलते हैं सीम वेल्डिंग, और ये भी रेजिस्टेंस वेल्डिंग ही है। और ये जब भी क्वेश्चन आएगा प्रोजेक्शन वेल्डिंग का या फिर सीम वेल्डिंग का, तो आपको दोनों ऑप्शन दिया गया रहेगा कंफ्यूज करने के लिए, और जनरली स्टूडेंट रॉन्ग कर देते हैं। ठीक है, समझ नहीं पाते कि इसमें का वो है कि किसका क्या है। ओके, तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर आप लोग रखिएगा, अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करते जाइए क्वेश्चन को। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है? तो जो फोर्ज वेल्डिंग है ऑप्शन डी, वो एक सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग मोल्टन मेटल इज पोर फॉर ज्वाइनिंग द मेटल। किस टाइप का वेल्डिंग है जिसमें मोल्टन मेटल यानी पिघला हुआ जो मेटल होता है उसको उसमें पॉड करते हैं, यानी डालते हैं ज्वाइनिंग, दो मेटल को ज्वाइन करने के लिए। तो वो होता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, थर्मिट वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग में क्या होता है, दो चीजों को कनेक्ट करने के लिए, जैसे रेलवे का पटरी जो होता है, इस टाइप से रेलवे का पटरी ऐसे आप देखते हैं कहीं कहीं ऐसे गैप रहता है, वो गैप रखा जाता है और कहीं कहीं कनेक्ट भी किया जाता है, या फिर इसमें क्या हो जाता है, क्रैक आ जाता है, थोड़ा बहुत क्रैक आ जाता है। तो ऐसे एक बॉक्स टाइप लगाते हैं और इसमें मोल्टन मेटल जो होता है, मतलब पिघला हुआ मेटल, इसमें पोर्ड करते हैं तो ये ज्वाइन हो जाता है, उसी को बोलते हैं थर्मिट वेल्डिंग। और थर्मिट वेल्डिंग जो होता है वो एक टाइप का इक्जोथर्मिक वेल्डिंग भी बोलते हैं, इक्जोथर्मिक वेल्डिंग। ठीक है, और कुछ लोग थर्मल वेल्डिंग भी इसको बोलते हैं, जो आप साइंस में 11th 12th में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है थर्मल वेल्डिंग। ठीक, जो एग्जाम्पल है, ये यूज कहाँ होता है, रेल की पटरी पे, रेल में। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द साइज ऑफ शेपर इज स्पेसिफाइड बाय, साइज जो शेपर का साइज होता है वो किससे स्पेसिफाइड होता है, तो वो स्पेसिफाइड होता है लेंथ ऑफ स्ट्रोक। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है लेंथ ऑफ स्ट्रोक नहीं दिया है, तो ऑप्शन डी दिया है मैक्सिमम ट्रेवल ऑफ कटिंग टूल, और लेंथ ऑफ स्ट्रोक, लेंथ ऑफ स्ट्रोक यानी जितना उसका स्ट्रोक जितना वो ट्रेवल करता है कटिंग टूल, उसके ऊपर शेपर का साइज स्पेसिफाइड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38, तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इज द हाईएस्ट इन विच ऑफ द फ्लोइंग क्यूबिक लैटिस सिस्टम। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर किसमें हाईएस्ट होता है, सबसे ज्यादा, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, बीसीसी, फेस सेंटर क्यूबिक, एफसीसी एंड डायमंड क्यूबिक, किसका ज्यादा होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक एक चीज जान लेंगे, सबका जानेंगे और आप खुद ही बताएंगे हाईएस्ट किसका है और लोवेस्ट किसका है। सिंपल क्यूबिक का एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो होता है वो होता है 0.52, और बॉडी सेंटर का होता है बीसीसी, इसका होता है 0.68। ओके, एफसीसी ये नंबर कम ज्यादा नहीं होता है, अप्रोक्स वैल्यू नहीं है, ये करेक्ट वैल्यू है, ठीक है, याद रखिएगा। एफसीसी जो होता है 0.74 होता है, और डायमंड क्यूबिक जो होता है इसका होता है 0.34। तो हाईएस्ट पूछा है तो हाईएस्ट सी है, फेस सेंटर क्यूबिक, एफसीसी 0.74। अगर लोवेस्ट पूछता तो सिंपल क्यूबिक ये लोवेस्ट हो जाता है। ओके, तो याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन चार में से कोई भी एक क्वेश्चन दे सकता है, ये भी पूछ सकता है डायरेक्ट कि बीसीसी का एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कितना होगा, तो आपको याद होना चाहिए 0.68। सिंपल क्यूबिक का भी पूछ सकता है, लोवेस्ट पूछ सकता है, हाईएस्ट भी पूछ सकता है। ओके, तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स आज बता दूं, आज आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो वहां से आप लिंक पे जाके टेलीग्राम ग्रुप पे ये ज्वाइन ले सकते हैं, वहां पे पीडीएफ आज अपलोड हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं इस पे, alloy स्टील कंटेनिंग 36% निकल इज कॉल्ड। और ये जो वीडियो है एप्लीकेशन पे भी रहेगा और पीडीएफ भी रहेगा, बट आप जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पे भी ले सकते हैं। ओके, तो क्या पूछ रहा है, alloy स्टील कंटेनिंग 36% निकल इज कॉल्ड। एक alloy स्टील है जिसमें 36% निकल होता है, उस alloy स्टील को क्या बोलते हैं, तो उस alloy स्टील को बोलते हैं इनवार। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, इनवार। ओके, इनवार जो है इसमें क्या होता है कि निकल जो होता है वो 36% तो होता है, और उसके बाद 64% फिर क्या होगा, आयरन होता है 64%, दोनों को मिला देंगे तो 100% का एक alloy स्टील बन जाता है, जिसको बोलते हैं इनवार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 40, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। बेबिट्स आर यूज फॉर, बेबिट एक alloy है, वो इसका यूज कहाँ होता है, बेबिट जो है एक टाइप का alloy है, और जो इसका एक्सीलेंट इम्बेडेबिलिटी होता है, ठीक है, ये भी कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सीलेंट इम्बेडेबिलिटी। ओके, और ये एक टाइप का कॉपर बेस्ड alloy होता है, कॉपर बेस्ड alloy, जिसमें टीन, एसएन और पीबी लीड होता है, ठीक है, और ये यूज होता है बेबिट बियरिंग में, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, बियरिंग्स। ओके, तो यहाँ से अब देखिए कुछ भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसके आसपास की सारी चीजों को पढ़ लेना जरूरी होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि बेसिक कंसेप्ट के साथ पढ़ाई कीजिए। जिसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है उसको एक एक चीजें पता होगा, तो उनके लिए तो क्वेश्चन जो करा रहा हूँ काफी बेनिफिट है। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जो ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे कोर्स है, सिर्फ 999 पे करना है आपको, और कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एकदम जीरो लेवल टू आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा, जीरो लेवल से बहुत अच्छे से बेसिक कंसेप्ट हो जाएगा, एमसीक्यू भी बहुत ज्यादा मिलेगा वहां पे, और मॉडल क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलेगा, साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, ठीक है। और जिनका प्रिपरेशन अच्छा खासा है, बेसिक कंसेप्ट अच्छा, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और मॉक टेस्ट ज्वाइन करें, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का सॉल्व करें तो उनकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, रैंक अच्छा आ सकता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन 41, द एंगल बिटवीन द फेस एंड फ्लैंक ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज नोन एज।
सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का जो एंगल जो होता है फेस एंड फ्लैंक के बीच में, फेस एंड फ्लैंक यानी एफ एफ से याद रखिएगा, एफ एफ, तो इसका राइट ऑप्शन होता है सी, लिप एंगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इंटरफ्रेंस फिट। इंटरफ्रेंस फिट इसमें से कौन सा है? तो जो श्रिंक फिट होता है वो होता है इंटरफ्रेंस फिट, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अब बात करते हैं पुश फिट क्या होता है। तो पुश फिट जो होता है वो होता है ट्रांजिशन फिट, याद रखेंगे मेट्रोलॉजी का प्रॉब्लम है, ट्रांजिशन फिट। और रनिंग फिट जो होता है ये होता है क्लियरेंस फिट। क्लियरेंस फिट आप लोग के लिए एक होमवर्क है, इसके बारे में जितना डेफिनेशन पढ़ सकते हैं ना, लिमिट्स फिट्स एंड क्या अलाउंसेस, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ताकि इसके साथ साथ आपका वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसका जो पीडीएफ दूंगा तो इसको क्या कीजिएगा आप लोग, पॉसिबल हो तो प्रिंट आउट करा लीजिएगा पीडीएफ को, और पीडीएफ में ही ये सारे चीजें जो है ना नोट्स टाइप का लिख लीजिएगा, उसके आसपास की चीजें भी लिख लीजिएगा, डेफिनेशन लिख लीजिएगा, तो थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा होगा, आपका इंप्रूवमेंट होगा, बहुत अच्छे से एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं। अब आपका कंसेप्ट अच्छा है तो और ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना कि कंपटीशन बहुत हाई है, तो उसको सोचते हुए आपको उस तरीके से प्रिपरेशन करते रहना है। ओके, अब बात करते हैं स्लाइडिंग फिट। स्लाइडिंग फिट भी जो होता है वो भी क्लियरेंस फिट ही होता है, क्लियरेंस फिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग मशीनिंग मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग इज डन। इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें मशीनिंग जो होता है वो मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग से होता है? तो वो होता है एनसी मशीन, राइट ऑप्शन बी, एनसी मशीन। एनसी का मतलब होता है न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, और सीएनसी का मतलब होता है कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीनिंग। ओके, तो एक बार आप लोग ये भी कीजिएगा, सीएनसी और एनसी डीएनसी इसका थोड़ा सा डेफिनेशन है, छोटा छोटा है, कहीं बुक में मिल जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। और आपको जो इसका पीडीएफ मिलेगा इस पे यहीं पे लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको बताते रहता हूँ कि उसके जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, पढ़ने का तरीका यही है कि जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसके आसपास की चीजों को जितना जानकारी जुटा सकते हैं जुटा लीजिए, ताकि क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ जाएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर मशीन कैन बी डिफाइन एज। ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, जो एनसीएल का एग्जाम है उसमें जो प्रोडक्शन के साथ साथ इंडस्ट्रियल का क्वेश्चन होता है, क्वालिटी कंट्रोल का और सीआईएमएस का, वो भी क्वेश्चन वहां से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये टाइप का क्वेश्चन लिया गया है। ट्रांसफर मशीन कैन बी डिफाइन एज, ट्रांसफर मशीन को डिफाइन करते हैं, और राइट ऑप्शन इसका सी होगा, मटेरियल प्रोसेसिंग एंड मटेरियल हैंडलिंग मशीन। ओके, अब क्वेश्चन 45, 45, 46 ये सब क्वालिटी कंट्रोल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा सा ही नया है, बहुत कम एग्जाम में पूछा जाता है क्वालिटी कंट्रोल, तो इसको तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका पॉसिबल होगा तो मैं इस चैनल पे बेसिक कंसेप्ट पूरा पढ़ाने वाला हूँ क्वालिटी कंट्रोल का। ओके, कंप्लीट मैं पढ़ाने वाला हूँ। एक बार इसका जो एनसीएल का ऑफिशियल वेब सिलेबस आ जाए तो अगर देखते हैं उसमें ये रहेगा तो ये कंप्लीट आपको पढ़ा दूंगा, बेसिक कंसेप्ट भी, और क्वेश्चन तो साथ साथ कराते ही रहता हूँ, तो आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, रूटिंग इन अ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल रेफर टू, जो रूटिंग होता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में उसको बोलते हैं, राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। रूटिंग मतलब क्या होता है, ऑपरेशन जो होता है वो सीक्वेंस में परफॉर्म होता है, एक के बाद एक ऑपरेशन किया जाता है। ओके, कोई भी प्रोडक्शन इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एक प्रोसेस होता है, एक सीक्वेंस होता है किसी भी जॉब को कंप्लीट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल द डॉक्यूमेंट्स व्हिच ऑथराइजेस द स्टार्ट ऑफ एन ऑपरेशन ऑन द शॉप फ्लोर इज द। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में जो डॉक्यूमेंट जो होता है, तो जो ऑथराइज डॉक्यूमेंट होता है जिसपे ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, उस डॉक्यूमेंट को उसको बोला जाता है डिस्पैच ऑर्डर। राइट ऑप्शन होगा ए, डिस्पैच ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड ऑन। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो होता है किस पे डिपेंड करता है? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का पहले फार्मूला आपको पता होना चाहिए, टाउ इक्वल टू होता है म्यू ड्यू अपॉन डी वाई, ये डी यू होगा ऊपर वाला, इसको कट करता हूं मैं, ये है ड्यू। ओके,
तो इसमें जो T जो है वो शियर स्ट्रेस है, यहाँ लिख देता हूं शियर स्ट्रेस। म्यू जो है वो है पॉइजन्स रेशो, यहाँ S होगा, और du बाय dy जो है ये वाला जो है वो क्या है, रेट ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड और क्या होगा, शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ स्ट्रेन, यानी ये शियर स्ट्रेन एंड रेट ऑफ स्ट्रेन, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। या ये भी लिखा हो सकता है शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ स्ट्रेन, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो इस टाइप से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48, द शियर स्ट्रेस डेवलप इन अ लुब्रिकेटिंग ऑयल ऑफ विस्कोसिटी 9.815 filled between two parallel plates 1 centimeter apart and moving with the relative velocity of 2 meter per second each। ठीक है, ये जो हमने फार्मूला देखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी फार्मूला पे ये भी सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑयल ऑफ विस्कोसिटी जो दिया हुआ है, विस्कोसिटी यानी सॉरी यहाँ पे क्या पॉइजन्स रेशो लिखा था, पॉइजन्स रेशो लिखने की जरूरत नहीं है, इसको विस्कोसिटी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे म्यू को तो पॉइजन्स रेशो बोलते हैं, पर यहाँ पे जो बोलेंगे वो होगा विस्कोसिटी। ठीक है, तो ऑयल ऑफ विस्कोसिटी 9.815 है। ठीक है, यानी म्यू इक्वल टू, सबसे पहले डाटा निकालेंगे 9.815। ओके, और एक चीज आपको और बता दूं कि 1 पॉइज इक्वल टू होता है 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट जिसका होगा वही सॉल्व कर पाएगा, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, या साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहे, बट बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। जो इतना कंपटीशन है, इतना हाईली कंपटीशन माहौल में आप एग्जाम तभी क्रैक कर सकते हैं जब आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। ओके, तो 1 पॉइज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है, तो म्यू इक्वल टू 0.1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 9.81 इंटू 0.1 कर देंगे तो हो जाएगा 0.981 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पे दिखा है 2 पैरेलल प्लेट्स बिटवीन 1 सेंटीमीटर अपार्ट, 1 सेंटीमीटर के गैप में है, मतलब ये डिस्टेंस जो है, ये dy को डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, dy जो है या y ले सकते हैं, डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, इसको सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो हो जाएगा 10 टू द पावर -2 मीटर। ओके, और क्या दिया हुआ है, मूविंग विथ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव वेलोसिटी जो du जो होता है ना, वो रिलेटिव वेलोसिटी होता है, तो du या फिर u भी लिख सकते हैं, वो है 2 मीटर पर सेकेंड। अब वैल्यू अगर पुट करेंगे, हमें क्या निकालना है, शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस हम लोग निकालेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे फार्मूला है, बार बार क्यों फार्मूला लिखकर टाइम वेस्ट करेंगे। तो म्यू लिख देंगे, विस्कोसिटी जो है 0.981 है, और इनटू du जो है 2 मीटर पर सेकेंड जो है वेलोसिटी है 2, और ये जो है dy जो है 10 टू द पावर -2 मीटर। ओके, ये काम हो गया। अब इसको करना कैसे है, इसको क्या करना है, इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो 2 इंटू 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, माइनस जो है प्लस हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 2 जब होगा यानी 100 हो जाएगा। 100 इंटू 0.981, अगर इसको इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट जो है 2 डिजिट इधर चला जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 98.1 हो जाएगा। अब इसको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 98 को 100 भी हम मान लेते हैं, मान लीजिए जल्दी जल्दी एग्जाम में बहुत घाई है, बहुत जल्दी में है, एक तो नहीं सॉल्व करना है हमें, हम इसको 100 ही मान लेते हैं 98 को, तो 98 को जब 100 मान लेंगे तो क्या आंसर आएगा, 200। ठीक है, तो 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा, यानी 200 के आसपास क्या है, 196.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो राइट आपका आंसर इतना ही आएगा। अगर नहीं सॉल्व करना है तो आप
100 इसको अप्रोच रख के उसके पास वैल्यू अप्रोच वैल्यू देख सकते हैं। तो एकदम करेक्ट आंसर आपका आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरफेस टेंशन इज ड्यू टू, सरफेस टेंशन किस वजह से होता है? तो वो होता है कोहेजन की वजह से। राइट ऑप्शन होगा बी, कोहेजन। ठीक है, और कैपिलरिटी जो होता है, कैपिलरिटी, ठीक है, ये होता है बोथ कोहेजन एंड अधेशन, ओके, तो ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन नहीं है तो ये आ जाएगा। ऐसे जनरली यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इसके ऊपर एग्जाम्पल पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, सरफेस टेंशन का, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द लिक्विड इन केस ऑफ इमर्ज बॉडी एक्ट थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जो रिजल्टेंट प्रेशर जो होता है उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सेंटर ऑफ प्रेशर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूमेरिकल है, द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ वाटर कलम इज 3.924 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ वाटर। कॉरस्पॉन्डिंग हाइट पूछ रहा वाटर का, तो हाइट यानी h। ठीक है, तो देखिए प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, बहुत, लेकिन थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है। और कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इतना याद रखिएगा कि 10-15 मैक्सिमम 20 तक क्वेश्चन यानी 20% न्यूमेरिकल आने की संभावना है। और आजकल हर एग्जाम में आ रहा है, तो इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना है। न्यूमेरिकल छोड़ कर नहीं जा सकते हैं, न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करते रहिए, आ जाएगा। बहुत आसान होता है न्यूमेरिकल, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये वाटर कलम दिया हुआ है, क्या दिया है, प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ वाटर कलम। तो प्रेशर दिया हुआ है कि 3.924 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करेंगे पास्कल में, तो करेंगे 3.924 इंटू 10⁴ पास्कल हो जाएगा। तो यही बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है कि इसको पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए सॉल्व करने से पहले। ओके, अब क्या हाइट पूछ रहा है। ठीक है, तो P दिया हुआ है प्रेशर और हाइट पूछ रहा है, तो इसमें ऐसे सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, P इक्वल टू रो जी एच। रो जो होता है वो डेंसिटी होता है, जी जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी होता है, और एच जो है हाइट पूछा है, और प्रेशर जो दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछा क्या है, हाइट पूछा है, एच, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, P अपॉन रोजी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना है 3.924 इंटू 10⁴। ओके, और रो यानी डेंसिटी होता है वाटर का डेंसिटी। जब सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम तो वाटर का डेंसिटी हम लोग लेते हैं 1000। ठीक है, इनटू जी जो होता है ग्रेविटी 9.81, ये सबको पता होता है। ठीक, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको 9.81 को इसको हम लोग 10 मान लेंगे। 10 मान लेंगे तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए क्या होता है, 3.924 इंटू 10⁴। तो ये भी 3 जीरो है, 1 जीरो और चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 जीरो यानी 10⁴ ये भी हो जाएगा। इसको और इसको कैंसिल कर दीजिए, आंसर बच गया ये। देखिए कितना तरीके से अच्छे लॉजिक के साथ सॉल्व करना पड़ता है, जो कि आपको कैलकुलेशन करना ही ना पड़े, ऐसे होता है। तो 3.9 को ये ऑप्शन में अगर 3.9 को हम 4 नहीं बोल सकते हैं, अगर 9.81 को अगर 10 ले लिया अप्रोच, तो 3.9 को 4 बोल सकते हैं, तो 4 मीटर हो जाएगा हाइट। ओके, राइट आंसर हो जाएगा बी, 4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स क्या होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, रिजल्टेंट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ बॉडी ड्यू टू फ्लूइड सराउंडिंग इट। जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होता है, रिजल्टेंट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, उसी को बोला जाता है बायोंट फोर्स। मतलब अगर ये मान लीजिए कि ये पानी है, ठीक है, ऐसे कोई अगर एक बॉडी है, इसका एक कुछ ना कुछ वेट होगा, तो इसको पानी में अगर डालते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि कुछ इसका जो वेट होगा उतना पानी को वो डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, डिस्प्लेस करेगा तो एक पानी की तरफ से इधर से भी रिजल्टेंट फोर्स, रिएक्टिव फोर्स इधर से लगेगा।
ठीक है, इसको इक्वल करने के लिए, तो उसी को बोला जाता है बायोन फोर्स, रिजल्टेंट हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ऑन अ बॉडी ड्यू टू फ्लूइड सराउंडिंग इट। तो जितना फ्लूइड ये डिस्प्लेस्ड हुआ, ओके, इसके वेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 53, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट इज अ रेट मीटर। रेट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको मेजर करते हैं रेट मीटर, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं वेंचुरी मीटर। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर मतलब डिस्चार्ज भी फाइंड करता है, डिस्चार्ज फाइंड करता है, मेजर करता है, उसी को रेट मीटर, इसलिए इसको रेट मीटर भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। हाँ, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं, एक बार इसको मैं इरेज कर देता हूँ, तो इसको और टेकोमीटर भी बता देता हूँ, ये भूल गया था बताना। टेकोमीटर जो होता है रोटेशनल स्पीड मेजर करते हैं, रोटेशनल स्पीड। आप लोग नोट्स में ये जरूर लिख लीजिएगा, इसलिए बोलता हूँ जब भी ऐसे पढ़े तो जितना जानकारी आप जुटा सकते हैं ना एक क्वेश्चन से, उतनी जानकारी आप ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हॉट वायर एनीमोमीटर जो होता है फ्लक्चुएशन ऑफ वेलोसिटी फाइंड करता है, यानी वेलोसिटी फ्लक्चुएशन, वेलोसिटी फ्लक्चुएशन, ठीक है। और पिटोट ट्यूब होता है जो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ये स्टेग्नेशन प्रेशर मेजर करता है, ओके, स्टेग्नेशन प्रेशर। तो ये चारों हो गया, और वेंचुरी मीटर, डिस्चार्ज और रेट मीटर इसी को बोलते हैं। रेट ऑफ फ्लो भी कहीं कहीं लिखा हो सकता है, रेट ऑफ फ्लो मेजर करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर वेसल इज यूज इन रेसिप्रोकेटिंग पंप टू ऑब्टेन। रेसिप्रोकेटिंग पंप में एयर वेसल का क्या जरूरत पड़ता है? एयर वेसल जो होता है वो रेसिप्रोकेटिंग पंप में इसलिए लगाया जाता है ताकि वाटर का कंटिन्यूअस सप्लाई होते रहे, एक यूनिफॉर्म रेट में सप्लाई मिले। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर एट यूनिफॉर्म रेट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेन्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप का वेन्स कैसा होता है? तो वो होता है कर्व बैकवर्ड। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कर्व बैकवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन। पेट्रोल इंजन वर्क करता है ऑटो साइकिल पे। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑटो साइकिल। और कभी कभी ये भी लिखा हो सकता है, पेट्रोल इंजन जो होता है वो एसआई इंजन होता है, यानी स्पार्क इग्निशन इंजन, ठीक है। और एक होता है सीआई इंजन, उसका बाद में बताएंगे। तो सीआई इंजन जो होता है कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंटरनल कंबशन इंजन वर्क्स ऑन। इंटरनल कंबशन इंजन जो होता है आईसी इंजन, वो वर्क करता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इग्निशन क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इंजन इज एक्सप्रेस बाय। पेट्रोल इंजन का इग्निशन क्वालिटी जो होता है वो एक्सप्रेस करते हैं ऑक्टेन नंबर से। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑक्टेन नंबर। और अगर डीजल इंजन होता, डीजल इंजन, तो इसका इग्निशन क्वालिटी जो मेजर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, वो करते हैं सीटन नंबर से। तो ये हो जाता सीटन नंबर, ओके। नेक्स्ट, इन आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, एमपीएफआई स्टैंड फॉर। एमपीएफआई को क्या बोलते हैं? एमपीएफआई को बोलते हैं मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, ओके। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोर्ज टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन। मोर्ज टेस्ट जो होता है वो मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मल्टी सिलेंडर इंजन। और मोर्ज टेस्ट के थ्रू इंडिकेटिव पावर फाइंड करते हैं, ओके। तो थोड़ा सा आपके लिए होमवर्क है, आप लोग को मैं होमवर्क भी जरूर देते चलूंगा। मोर्ज टेस्ट के बारे में थोड़ा आज ही आप लोग पढ़ लेंगे क्या होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्मल प्लांट वर्क्स ऑन। थर्मल प्लांट जो होता है वो वर्क करता है रैंकाइन साइकिल पे। तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, रैंकाइन साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटर ट्यूब बॉयलर इज। इसमें से कौन सा वाटर ट्यूब बॉयलर है, ओके। तो यहाँ पे देखिए 5 ऑप्शन ले लिया हूँ, 4 ही ऑप्शन रहता है। 5 ऑप्शन इसलिए ले लिया हूँ कि वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब बॉयलर का सारा मामला ही खत्म हो जाए, सब कुछ आपको पता चल जाए। तो एक क्यों छोड़ दूं, तो इसलिए 5 ऑप्शन बना दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए, लंकेशियर बॉयलर, कोचरन बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर, जो ये सारे होता है, ये होता है फायर ट्यूब।
तो यहाँ से कुछ कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये फायर ट्यूब बॉयलर है। और बैबकॉक जो है और बेंसन बॉयलर ये है वाटर ट्यूब बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर। ओके, एक चीज और है, बेंसन बॉयलर जो होता है वो हाई प्रेशर बॉयलर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हाई प्रेशर बॉयलर। और एक चीज और बता दूं कि बेंसन बॉयलर में ड्रम यूज नहीं होता है, नो ड्रम, ठीक है। और बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर को एक नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर भी बोला जाता है। तो यहाँ से 5-6 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे नो ड्रम मतलब ड्रम यहाँ पे यूज नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ बॉयलर माउंटिंग। बॉयलर माउंटिंग किसे कहा जाता है, ठीक है। सेफ्टी वाल्व, एयर प्रीहीटर, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए पहले आंसर बता देता हूं कि जो सेफ्टी वाल्व होता है इसी को बॉयलर माउंटिंग बोलते हैं, और एयर प्रीहीटर, सुपर हीटर और इकोनोमाइजर जो होता है उसको बोलते हैं एक्सेसरीज, ठीक है, एक्सेसरीज। अब माउंटिंग इन एक्सेसरीज क्या होता है वो समझने वाली बात है। माउंटिंग जो होता है वो सेफ्टी के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर सेफ्टी ऑफ बॉयलर, फॉर सेफ्टी ऑफ बॉयलर। ओके, इसका एग्जांपल है माउंटिंग का, एक तो सेफ्टी वाल्व पहले ही देख लिए आप लोग, सेफ्टी वाल्व। ओके, उसके बाद प्रेशर गेज, नोट्स में लिखते जाएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। बिस्तर पे सोकर आराम से वीडियो मत देखिएगा, अच्छा नहीं लगेगा, मजा नहीं आएगा और क्वेश्चन को भूल जाएंगे। इसलिए कॉपी पेन रखिए और तब वीडियो देखिए, पढ़िए अच्छे से, ठीक है। तो और होता है स्टीम स्टॉप वाल्व, सब कुछ मैं बता दूंगा। ब्लो ऑफ कॉक, ब्लो ऑफ कॉक, वाटर लेवल इंडिकेटर, कॉमा रहेगा यहाँ पे, वाटर लेवल इंडिकेटर एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो माउंटिंग में आता है, और माउंटिंग किस लिए होता है, सेफ्टी के लिए होता है। तो बॉयलर में ये सारे चीजें जो होता है ना पहले से ही मौजूद होता है, इसकी जरूरत है, ये नेसेसरी है, इसके बिना बॉयलर नहीं चलेगा, ठीक है। और एक्सेसरी जो होता है, जैसे गाड़ी में एक्सेसरी लगा लेते हैं बाइक वाइक में, जो कि अच्छा दिखने के लिए या कुछ परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, उसको एक्सेसरीज बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग वैसे ही लिखेंगे इसको, एक्सेसरीज किसके लिए होता है, फॉर परफॉर्मेंस, फॉर परफॉर्मेंस, यानी एक्सेसरीज परफॉर्मेंस और कुछ के लिए, परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए लगाते हैं। इसका जो एग्जांपल लिख देता हूँ, एक्सेसरीज का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है। एयर प्रीहीटर, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर तो लिखा हुआ है, तो फिर से मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। एक जो नहीं लिखा हुआ है वो लिख देता हूँ, फीड पंप, ये भी एक्सेसरीज है बॉयलर का। इंजेक्टर, ये भी एक्सेसरीज है। स्टीम सेपरेटर, स्टीम सेपरेटर, तो ये बाद में लगाया जाता है जरूरत के हिसाब से एक्सेसरीज, ठीक है। और जो ये जो माउंटिंग होता है वो इसेंशियल होता है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, नोट्स में लिखेंगे। और आपका यहाँ पे फिर से मैं होमवर्क दे देता हूँ, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो अच्छी बात है, कि जितना लिखा हूँ सेफ्टी वाल्व, प्रेशर गेज, फीड पंप, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, इसका छोटा छोटा जो डेफिनेशन होता है ना उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, आज ही पढ़िएगा, ठीक है, तो ज्यादा मजा आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। देखिए फ्रेंड्स, जैसे पढ़ा रहा हूँ इस तरीके से पढ़ लिए, जैसे मैं बता रहा हूँ कि इसको होमवर्क रहेगा, ये देख लेना है, ये वो देख लेना है, तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, सिलेबस तो लगभग सेम होता है 90% हर एग्जाम का। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस पढ़ना है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो भी है वो 90% सिलेबस सभी एग्जाम के लिए सेम है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो 70 में से
क्वेश्चन से ज्यादा आप जरूर सॉल्व करके आएंगे, ये गारंटी है। आप इस तरीके से पढ़ेंगे 90% से ज्यादा किसी भी एग्जाम में टेक्निकल में आप स्कोर कर सकते हैं। बट एक एक कंसेप्ट उसके आसपास का हर चीज पता होना चाहिए। अब जैसे देखिए इस क्वेश्चन को ही देख लीजिए, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्विवेलेंट टू। तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है, तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन जो है वो सी है, 3.5 किलोवाट होता है। और कहीं कहीं ऑप्शन में ये भी दिया रहता है किलो जूल पर मिनट में, तो 210 किलो जूल पर मिनट है। ठीक है, अब कंफ्यूज करने के लिए आपको ये देख सकता है ऑप्शन, और कहीं पे 210 किलोवाट भी दे सकता है। स्टूडेंट को लगेगा कि यही राइट ऑप्शन है, बट 210 किलोवाट नहीं होता है, किलो जूल पर मिनट होता है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेटर जब पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो वहां पे उसका डेफिनेशन भी लिख दीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। द मोस्ट सुटेबल रेफ्रिजरेंट फॉर अ कमर्शियल आइस प्लांट इज। मोस्ट सुटेबल जो होता है रेफ्रिजरेंट, जिससे रेफ्रिजरेशन चलता है, उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेंट। जो फ्लूइड यूज करते हैं उसमें, तो वो होता है इंडस्ट्रियल आइस प्लांट के लिए, कमर्शियल आइस प्लांट के लिए वो है ऑप्शन बी, NH3। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप होमवर्क समझ लीजिए कि ब्राइन, फिरॉन और एयर जो है इसके बारे में पढ़ लीजिए, और जितना रेफ्रिजरेंट है उसके बारे में जानकारी आप ले लीजिए कि कौन सा रेफ्रिजरेंट कहाँ यूज होता है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेंट कहाँ यूज होता है, कमर्शियल कहाँ यूज होता है, ये सारे चीजें आप पढ़ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, while working as a heat engine the efficiency is 40%। हीट इंजन का एफिशिएंसी दिया हुआ है 40%। हीट इंजन का क्या दिया है, एफिशिएंसी दिया हुआ है। इफ द साइकिल इज रिवर्स एंड मेड इनटू हीट पंप, साइकिल को रिवर्स करेंगे और इसको बना देंगे हीट पंप, तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप। तो हीट पंप का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इफिशियंसी पहले लिख लीजिए किसका, हीट इंजन का, कितना है 40%। अब हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इसको परसेंटेज में नहीं लेकर पॉइंट में लेते हैं, तो परसेंटेज जब हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, जब इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.40 हो जाएगा, तो ये हम पुट करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हीट इंजन का हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन जो होगा इसका फार्मूला होता है 1/COP। ठीक है, तो COP इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, 1/, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। कितना सिंपल है बताइए, तो 1/0.40। इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना टाइम लगेगा आपको। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.5, तो COP हो जाएगा 2.5, राइट आंसर डी। अब एक चीज और बता देता हूं, अगर ये हीट पंप था, ठीक है, अगर यहाँ पे रेफ्रिजरेटर होता तो 1 + COP हो जाता है। ठीक है, यानी एक इफिशियंसी ऑफ हीट पंप इक्वल टू अर्निंग COP ऑफ हीट पंप, COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू होता है 1 + COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क्स ऑन, रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो वर्क करता है वो करता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, तो राइट ऑप्शन बी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, तो ये होगा राइट ऑप्शन बी, द रेशियो ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर टू द कैपेबिलिटी ऑफ एयर टू होल्ड मैक्सिमम मॉइस्चर, ये होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69, अ बेल कॉलेमन साइकिल इज, बेल कॉलेमन जो साइकिल होता है उसी को बोलते हैं रिवर्स जूल साइकिल, राइट ऑप्शन सी, रिवर्स जूल साइकिल। नेक्स्ट जो है 70, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज मोस्ट सुटेबल फॉर सोलर कूलिंग, सोलर कूलिंग के लिए मोस्ट सुटेबल जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है वो होता है वेपर ऑब्जर्प्शन सिस्टम, VARS, वेपर ऑब्जर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम बोलते हैं, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, वेपर ऑब्जर्प्शन सिस्टम। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने पूरे 70 क्वेश्चन जो NCL में आने वाले हैं उस टाइप के पूरे 70 क्वेश्चन कर लिए, और 70 क्वेश्चन को इस तरीके से मैं बताया हूँ आपको कि आपको खुद ही लग रहा होगा कि आपने 70 क्वेश्चन सिर्फ नहीं किए हैं, 200 क्वेश्चन किए हैं।
70 इसलिए बोल रहा हूँ कि पार्ट 2 में तो 32 के बाद ही की, लेकिन पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर 70 क्वेश्चन है। तो पार्ट 1 जो नहीं देखे होंगे वो देख लेंगे, और इसका पीडीएफ आप लोग जरूर ले लीजिएगा। जो एनसीएल का स्पेशल एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना है जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाकर वहां पे जुड़ जाइएगा। तो जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगा, पीडीएफ होगा एनसीएल का, वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा वहां पे। और जिसका भी बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, बेसिक कंसेप्ट में प्रॉब्लम है कुछ, और क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं एनसीएल का, तो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ बेसिक कंसेप्ट से पढ़ाया जाएगा, एमसीक्यू एकदम बहुत ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, न्यूमेरिकल एक एक चीज़ सिखा दिया जाएगा वहाँ पे, और वीकली टेस्ट भी होता है और वीकली लाइव क्लास भी होता है जिसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है। ओके, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मिले। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई किया जाएगा। ओके।